अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से कल एक बुजुर्ग की जान गई थी, आज एक 2 साल बच्ची की जान गई है। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा जिक्र होगा पनामा पेपर्स के हवाले से। पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो डिफेंड करती रही कि मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर है इन कंपनीज में, और बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन क्या है उस पर वजाहत पेश करती रही। आज ये कहते हैं कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, ट्रस्टी है। ये मुतजाद बयान क्यों, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज एमक्यूएम ने एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गिला किया कि हमारे 131 लापता अफराद हैं। उनके हवाले से ना तो सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है, ना वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है। साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि सियासी आज़ादी जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान से छीन ली गई है। इस पर भी बात होगी। और इसके अलावा सिंध में जो बड़ी तब्दीली हुई है, गवर्नर इशरतुल इबाद साहब को हटाकर सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब को लगा दिया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। इजहार साहब, इस पर आते हैं जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तफसीलन, लेकिन जो गवर्नर वाला इशू है इस पर पहले बात हो जाए। डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब को हटाकर सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब को गवर्नर लगाने का फैसला अब हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कैसा देखते हैं वफाकी हुकूमत के इस फैसले को आप? देखिए, गवर्नर इशरतुल इबाद साहब एक तवील अरसे पे फाइज गवर्नर रहे और बड़े बासलाहियत, और उन्होंने अपनी पूरे टेन्योर में एक बड़ा भरपूर किरदार अदा सूबे की खिदमत भी की, शहरी और देही के मसाइल कम करने में अपनी कोशिशें की। लेकिन ये फ़ैसला अचानक, ज़ाहिर है इख्तियार तो फेडरल गवर्नमेंट का है, इख्तियार के मामले में तो कोई हर्ज ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन कितना ही अच्छा था कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, कंसेंसस की बात करते हैं, और एक ऐसे सूबे में जहाँ फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे बहुत ही समझे आटे में नमक के बराबर हैं, तो वहाँ की जमात, ख़ास तौर पर अपोजिशन की जमात जिसने एमक्यूएम के हैसियत से गवर्नर को नॉमिनेट किया था, उसको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। यकीनन कोई भी सीट किसी की ज़ात के लिए ज़िंदगी भर के लिए नहीं होती, लोगों को आखिरकार मनसब से हटना पड़ता है। लेकिन नए गवर्नर भी ज़ाहिर है वो बड़े अच्छे हैं, बाकिरदार हैं, नेक शोहरत है उनकी। लेकिन हर्ज क्या था कि एक मुज़ाकराती अमल में हमें शामिल कर लिया जाता और हमसे भी सलाह मशवरा किया जाता, जिसका एक शिकवा रहेगा। क्योंकि ये जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है तो आइन में तो उसमें भी ज़रूरत नहीं है मशावरत करने की। सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के लिए वोट चाहिए थे, आइन में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है मशावरत करने की। सदर ममनून हुसैन को हमने वोट दिए हैं, ना देते तो भी सदर बन जाते। तो जब अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपको वोट चाहिए हो तो एमक्यूएम याद आ जाए। जब आप ऐसे फ़ैसले कर रहे हो, ख़ास तौर पे एमक्यूएम से जुड़े हुए फ़ैसले, तो उसमें हर्ज नहीं था मशावरत कर लेना। अच्छी एक जमहूरी रिवायत होती है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपसे मशवरा तो दूर की बात, सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनसे भी गालिबन इस चीज़ पर मशवरा नहीं किया गया, उनका भी यही शिकवा है। इशरतुल इबाद साहब के बारे में आपने कहा कि बासलाहियत है, बड़ा अच्छा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर हो या दही और शहरी इलाके हो सिंध के, उनको मिलाने में। तो फिर वजह क्या बनी आपके ख्याल में कि सडनली हटा दिया गया है? ठीक है 14 साल हो गए, लेकिन कोई वजह तो होगी ना कि ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज हुआ है सिंध में। देखिए, वजह तो हमने आपको क्या बताया कि हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात उनके हटाने पे और नए वाले के लगाने पे नहीं है। वजह तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ की फ़ेडरल गवर्नमेंट है, वही बता सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उनको हटाया भी गया है तो मशावरत सूबाई हुकूमत से भी करनी चाहिए थी। प्रिंसिपली हम ये समझते हैं करनी चाहिए थी, वज़ीर आला को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था अपोजिशन के साथ साथ। ये एक फ़्लॉ है। इस फ़्लॉ की बुनियाद पर हम ये समझ रहे हैं कि आखिरकार ये फ़ैसला अगर इतनी तसल्ली से किया और करना हुकूमत का इख्तियार है, तो इसमें इतनी जल्दी या इसमें ऐसी बेचैनी क्या थी? ये तो विफाकी हुकूमत का इख्तियार है, बिल्कुल है ना, वो गवर्नर तैनात कर सकती है। ये जो अभी रिसेंटली मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब पर, आपके ख्याल में ये सबब बना है उनको रुखसत करने का? इस वक्त उनकी डुअल नेशनलिटी पे भी अब सवाल उठ रहे थे, आपके ख्याल में ये वजह हो सकती है क्या? मैं समझता हूँ, देखें, ये तो बेहतर जवाब विफाकी हुकूमत देगी। बाकी पूरे पाकिस्तान में 2013 के बाद अब एक इल्ज़ामात की सियासत तो चल पड़ी है। आप बताइए, KPK पंजाब कहीं पे भी देख लें, कौन अपने जलसों में ये कह रहा है कि जनाब मैंने इतनी बेहतरीन खिदमत की, या KPK एक मॉडल बन गया, या पंजाब एक मॉडल बन गया, या सिंध एक मॉडल बन गया, इसलिए आप मुझे वोट दें।
तमाम जमातें अपोजिशन में या फरीक अपना जो होता है उस पर इल्ज़ाम लगाकर सियासत कर रही हैं। इल्ज़ामात की सियासत अफसोसनाक है, लेकिन हाँ साथ साथ ये ज़रूर है कि इदारों को अपना काम करना चाहिए। वो किसी सूरत भी ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफ तहकीकात के लिए अपना किरदार अदा करें। आप किसी किस्म के कांटेक्ट में थे डॉक्टर इशरत लिबास साहब से, गवर्नर साहब से? एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई राब्ता था? मैं बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन यकीनन लेजिस्लेशन के हवाले से और दीगर उमूर के हवाले से उनसे ज़रूर रब्ते में था, और मशावरत बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने कई जगह की है उनसे। मुख्तलिफ बिल्स हैं जिसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ऑर्डिनेंसेस पे गुफ्तगू की। इसके अलावा कोई सियासी कांटेक्ट या एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोई कांटेक्ट नहीं था आपका? नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान का बहैसियत जमात कोई उनसे रब्ता सियासी तौर पे नहीं था। डिप्टी मेयर साहब इसकी वजह क्या है ख्वाजा एजाज साहब? से हालिया मुलाकातें कर रहे थे। पीएसपी कहती है हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, आप कहते हैं हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, गवर्नर साहब कहते हैं मेरा एमक्यूएम लंदन से कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि बड़े अच्छे गवर्नर थे, बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन कोई भी एमक्यूएम का ग्रुप जो है वो उनसे कांटेक्ट पे नहीं था। इसकी क्या वजह है? मैंने आपसे बताया कि हम राब्ते में थे, लेकिन बहैसियत सियासी हिकमत अमली उनसे राब्ते में नहीं थे, उस मशावरत में नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है हम पर एक बहुत कड़ा वक्त था। इस कड़े वक्त में हमने अपने तौर पर ही इसको सरवाइव करना था, और हम ये भी समझते थे कि इस फ़ैसले के अंदर हमें बहैसियत कौम बाहर आना है। हम किसी फ़र्द से या किसी इदारे से मदद लेने की पोजीशन में न थे, ना हम किसी को आजमाइश में डालना चाहते थे। हमने अपनी नेक नियति से अपना सफ़र तय किया, लेकिन हमने ये नहीं कहा आपसे हम राब्ते में नहीं। डिप्टी मेयर साहब भी राब्ते में थे कराची की तरक्कियात के जो डिफरेंसेस थे, एमक्यूएम के जो डिफरेंसेस थे वो गालिबन अल्ताफ हुसैन साहब के और डॉक्टर इशरत लिबास साहब के डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई मरतबा उनसे ये भी कहा कि आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। और पार्टी से भी जब निकाला गया था इशरत लिबास साहब को, तो वो भी उस वक्त निकाला गया था जब अल्ताफ हुसैन साहब के हाथ में क़यादत थी। जब ये अल्ताफ हुसैन साहब का 22 अगस्त वाला मामला हुआ, इसके बाद भी एमक्यूएम ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं इस्टेब्लिश किया ना फिर सियासी तौर पर? जी नहीं, सियासी तौर पर किसी हिकमत अमली का कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जो हमारी आइनी पोजीशंस थी उस हवाले से रब्ता रहा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये खबरें क्यों आ रही थी बीच में कि डॉक्टर इशरत लिबास साहब ने कोई ख्वाहिश जाहिर की एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत की, या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने की? इस खबरों में कितनी सदाकत है? नहीं जनाब, ये ख़बरें मेरे पास किसी ज़राए से नहीं आई, ना ही मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ। डॉक्टर इशरत लिबास ने बहैसियत गवर्नर या अभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान से किसी किस्म की इस ख्वाहिश का कोई इजहार नहीं किया। अगर कहीं से क़यास आ रही हैं, मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से वो आपकी पार्टी में होंगे या नहीं होंगे? अब अपने ओहदे से वो हट गए हैं, उसके बाद पार्टी में है या नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान में इस वक्त? देखें, गवर्नर की हैसियत से तो ज़ाहिर है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का आइनी तौर पर हिस्सा नहीं थे। ये ज़रूर था कि एमक्यूएम ने उन्हें नॉमिनेट किया है, लेकिन अब उनकी सुबुकदोशी और उसके इस्तीफ़े के बाद उनको कुछ अरसे के लिए उनके ऊपर सियासत में हिस्सा लेने पे शायद पाबंदी भी है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद जब वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो यकीनन फिर उस सिलसिले में गौर किया जाएगा। सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर। सईद साहब, आज एमक्यूएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ गिले कुछ शिकवे हैं उनके, ये जरा सुन लीजिए, फिर ख्वाजा साहब से भी इस बात होगी और आपसे भी सवाल किया जाएगा। जी, 23 अगस्त के मौक़िफ़ के साथ हम भरपूर तरीके से अपने यकीन के साथ अपने वोटरों, अपने सपोर्टरों, अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ न सिर्फ इस शहर की, सूबे की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म है, बल्कि अमली तौर पर कर रहे हैं। न सिर्फ माजी की पॉलिसियाँ तब्दील हुई, बल्कि माजी की गलतियों की तलाफी का भी वक्त बेड़ा जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उठाया, और आगे एक ऐसी पुरअमन तहरीक की तरफ रमा दमाएं। तो जब इतने इनकलाबी इक़दाम हम कर रहे हैं, तो फिर आखिरकार हमें वो सियासी आज़ादगी क्यों नहीं दी जा रही? ख्वाजा एजाज साहब, किससे शिकवा है और कौन इस मसले को हल कर सकता है? आप वफाक की तरफ देख रहे हैं, आप सूबाई हुकूमत की तरफ देखते हैं, आप रेंजर्स की तरफ देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, फौज की तरफ देखते हैं, कहां देखते हैं आप? कौन मसले का हल है इस वक्त? देखें, इदारों से तो ज़ाहिर है आप मुतालबे नहीं किया करते। इदारों से तो आप ज़ाहिर है वो अपनी एक पॉलिसी पे गामजन होते हैं और उनकी पॉलिसीज़ में
मैं समझता हूँ कि एक रोल है। ये तो पूरा एक फिनोमेना है, जस्टिस सिस्टम है पूरा। इस जस्टिस सिस्टम के अंदर यानी फ्रॉम दी, अगर पर्टिकुलरली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें, गिरफ्तारी से लेकर अदालतों से सज़ा पाने या बाजियाब होने तक, अब हमारा शिकवा बराह रास्त सूबाई हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से। ये दोनों फरीक आपस में, मैं समझता हूँ कि आपस में ये एक पिंग पोंग खेली जाती है। जब सूबाई हुकूमत का मफाद होता है तो वो कहते हैं ये 18वीं तरमीम है, ये हमारा हक़ है, इसे हम करेंगे। जब अमन अमान का मसला आता है, पुलिस की तकर्रियाँ आती हैं, IG सिंध की तकर्रियाँ आती हैं, तो फिर सूबाई हुकूमत कहती है ये हमारा मसला है, हम करेंगे। लेकिन जब कहीं मिसहैप हो जाए, कोई फ्लॉ आ जाए, तो वो कहते हैं जी ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत की तरफ जाएं तो कहते हैं मैं इसका जवाब ख्वाजा साहब जरा सईद गनी साहब से ले लूं। ये बड़ा मजाक है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं सियासी आजादी हमें दी नहीं जा रही, तो सूबाई हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? कुछ अब तक बताएं हमें कि दफ्तर बंद किए हैं, सूबाई हुकूमत की मर्जी से हुए हैं, कारकुन लापता है, कहाँ है? इस पे सूबाई हुकूमत क्यों खामोश है सईद गनी साहब? देखें, अगर तो आप उन दफातर की बात करेंगे जो कोई सरकारी प्रॉपर्टीज पे बने हुए थे, तो वो तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसकी बात ना एमक्यूएम को करनी चाहिए। अगर एक काम गलत पहले से 15-20 साल से हो रहा था, उसको कंटिन्यू करने का तो जवाब नहीं है। लेकिन इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान अपने एक दफ्तर में काम कर रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि इनके कोई और दफातर अगर बनाए गए हैं। और ठीक है, कारकुन जो इनके लापता है, सियासी आजादी कहते हैं हमें नहीं दी जा रही, इस पर क्या मौकिफ है? सूबाई हुकूमत क्यों नहीं कुछ करे इस हवाले से? लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई सब्जेक्ट है, 18वीं तरमीम के बाद ये तो मुकम्मल इख्तियार आपका है। देखें, कारकुन अगर लापता हैं तो ये बिल्कुल मतलब किसी भी गवर्नमेंट के लिए तशवीश की बात है। लेकिन लापता होने से अगर इनका ये मकसद है कि सूबाई हुकूमत उनको उठा के ले जा रही है, तो वो फिर उस पर बात यकीनन की जा सकती है कि अगर हमने कहीं उठाएं। लेकिन लापता होने के लिए फिर ज़ाहिर है कि FIR होती हैं, अगर वहाँ नहीं सुनी जाती तो अदालतों में इनके बेशुमार केसेस शायद मौजूद हैं इनके पहले से। लेकिन उसका अगर ये जिम्मेदार सिर्फ इस पर लगाएं कि हुकूमत ने कुछ उठा लिया, तो फिर शायद मैं समझता हूँ अगर उठाए किसी इदारे ने है, किसी एजेंसी ने भी है, तब भी सईद गनी साहब जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की होगी ना। वो किससे जाके वो कह रहे डायरेक्ट तो नहीं हम कांटेक्ट करेंगे हम लोगों से। मेरे भाई अगर तो पुलिस ने उठाए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर रेंजर्स उठा लेती है, चले वो भी किसी हद तक हम मान लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप लापता कहते हैं तो फिर लापता तो उसका मतलब ये है कि ना इनको ये पता है कि पुलिस ने उठाया, ना इनको ये पता है कि रेंजर्स ने उठाया, ना इनको ये पता है कि किसी और। तो इसमें कोई मदद सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती? नहीं, उसमें नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं कर सकती है। मैं तो कहता हूँ फिर भी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उनको तलाश करें। तो करें ना, ये आज का मामला तो नहीं, कुछ महीनों से ये जो है यही बात कर रहे हैं बार बार। लेकिन आप जब ये कहते हैं ना कि सियासी आज़ादी नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तासुर इस हद तक गलत है कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी आज़ादी से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, टीवी शोज में भी आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर मौजूद हैं, वहाँ अपनी बात खुल के करते हैं। इनके मुंतखब नुमाइंदे लोकल गवर्नमेंट में मौजूद हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। चल मैं इसके जवाब अगर इनके ऊपर कोई कदगन लगाई जाए तो फिर आप कह सकते हैं सियासी आज़ादी है, जिसके ऊपर हमने सियासी आज़ादी पे शिकवा करें ख्वाजा साहब। देखिए, पहली चीज़ तो सईद भाई को मैं बताना चाहता हूँ, हम किसी दफ्तर से काम नहीं कर रहे, फारूक सत्तार भाई की रिहाइशगाह से काम कर रहे हैं। उनकी फैमिली को एक कमरे में हमने मुक़ीद कर दिया है, उनकी वालदा और वाइफ, और हमने उनके पूरे घर पे जो है ना पार्टी का दफ्तर बनाया है। पहली चीज़ तो हम ये मुतालबा आपसे करते हैं कि हमारे जो दफातर, ख़ास तौर पे खुर्शीद मेमोरियल सेक्रेटेरिएट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो और KKF से मुंसलिक वो दफातर के लिए आप अपनी दिलचस्पी और अपना किरदार अदा करें। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज 3.5 साल हो गए, कोई एक विंडो तो ओपन करें कि ये जो लोग रोज़ाना PIB आते रहे हैं, आखिरकार ये हमारे पास आ रहे हैं, हमारे गिरेबान पकड़ रहे हैं, हम बताएं ना हम क्या करें, हम बताएं हम इनको कहाँ ले जाएं। थाने में FIR कटी है, कोर्ट में केस है, सूबाई हुकूमत कोई दरवाज़ा खोले। ख्वाजा साहब, आपने कहा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 22 अगस्त के बाद से आप पुरअमन तहरीक चला रहे हैं, आप कौम की खिदमत करना चाहते हैं, अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो क्या आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 22 अगस्त से पहले MQM जो है वो पुरअमन नहीं थी और इतने सालों से आप जो है हुकूमत का हिस्सा है? क्या उससे पहले आपने अवाम की खिदमत नहीं की? खुद एतराफ़ करें आप इन चीज़ों का। कुछ चीज़ें जाहिर है वो अफसोसनाक 22 अगस्त के साथ हमारे सामने भी आएंगी, लेकिन अब मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, माजी के जो इल्ज़ामात थे उसमें भी तमाम इल्ज़ामात में उस हद तक सदाकत नहीं थी जिस तरह लगते रहे इल्ज़ामात। मैं इस पर बहुत लंबा प्रोग्राम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि अब कम से कम जो एक इल्ज़ामात हम पर थे उसको जितनी शफाफियत के साथ हम अपने तई बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से उन इल्ज़ामात को मुस्तरद के साथ साथ धो भी रहे हैं। लेकिन अगर कहीं अंसर है भी, हकीकत पसंदी से काम लेते हैं, अगर कहीं ऐसा एलिमेंट है भी जो कि पाकिस्तान की तमाम जमातों में, तो हम आज से अपनी सफ़बंदी कर रहे हैं ताकि ये जो एक अस्करियत पसंदी, तशद्दुद पसंदाना रुझान जो कराची के अंदर पैदा हो गया है, जो तमाम जमातों में था और उसका असर हम पर भी हुआ, उसको भी अपने पास से ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ें करने में हमें मदद की ज़रूरत है और हमारे जज्बे को वेलकम किया जाए। ख्वाजा साहब, आपकी मुलाकात हुई मुशर्रफ साहब से और आपने ये कहा कि ना तो हमने उनको दावत दी एमक्यूएम पाकिस्तान में आने के लिए, ना तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान को लीड करेंगे, लेकिन अफवाहें आज भी यही है कि इस तरह की कोई ना कोई गुफ्तगू हुई है। और कल नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि पूरी एमक्यूएम जो है वो मुशर्रफ साहब के पीछे होगी। मैं नजम सेठी साहब बहरहाल मोहतरम है, आपने कोट किया, उनको मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं एमक्यूएम पाकिस्तान कोई मशवरा लेके नहीं गई। एमक्यूएम पाकिस्तान उनकी दावत पर गई और मैं अपनी ज़ाती दौरे पे था, वहाँ से हमसे रब्ता किया गया, वो हमसे मिलना चाह रहे थे और वहीं से कई बार ये मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई। मोहतरम हैं, उनके दौर में कराची में बहुत काम हुए हैं, साबिक़ हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे, हमारे लिए हमेशा उनका एहतराम रहेगा। हम उनसे मिलने गए, लेकिन बाकी जो बात आपने फरमाई है ये उसका उन्हें भी इदराक है, वो भी समझते हैं कि वो एमक्यूएम की क़यादत के हवाले से उनके ऊपर जो बिला वजह की एक सरगोशियाँ हैं वो भी रियलाइज़ करते हैं और इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ज़ेर गौर है, ना उनकी तरफ से उन्होंने इसका कोई बरमला इजहार किया, ना हमारी तरफ से ये ख्वाहिश की गई, ना ही ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा एजाज साहब वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे तलाल चौधरी साहब से। मुतज़ाद बयान है पनामा पेपर्स पर, पहले बेनिफिशियल ओनर के लफ्ज़ को डिफेंड किया गया, उसकी तशरीह दी गई, लेकिन आज PMLN का ये कहना है कि मरियम नवाज जो है वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, वो ट्रस्टी है। ये बयान क्यों बदला गया है, बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पनामा पेपर्स के हवाले से। शरीफ फैमिली की एक पोजीशन है जो कोर्ट में उन्होंने ली है। उन्होंने ये कहा है कि नेस्कॉल और नीलसन जो दो ऑफशोर कंपनीज हैं और उसमें जो अपार्टमेंट है 2006 से उनकी मिल्कियत है, उससे पहले उनकी मिल्कियत नहीं थे। इस हवाले से उनको शवाहिद देने होंगे, दस्तावेज है वो अदालत में जमा करवाने होंगे। एक दूसरी पोजीशन जो है इस वक्त शरीफ फैमिली की और खासतौर पर मरियम नवाज साहबा का जो इस वक्त जवाब है उसमें उन्होंने कहा है कि वो इन कंपनीज की ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियल ओनर नहीं है। लेकिन आपको याद होगा जब अप्रैल 2016 में पनामा पेपर सामने आए थे तो उस वक्त जो दस्तावेजात थे उसमें यह कहा गया था कि वो बेनिफिशियल ओनर है कंपनीज की, और इसको बार बार नून लीग ने आके डिफेंड किया। इस लफ्ज की वो तशरीह करते रहे कि बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है, ये ट्रस्टी है। ये बयान क्यों बदला गया है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा सुनवाना चाहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दानियाल अजीज साहब और मोहम्मद जुबैर साहब इस बेनिफिशियल ओनर के वर्ड के हवाले से क्या कहते थे, सुनिए जरा। मरियम के हवाले से इन्होंने कहा कि जी शी इज अ बेनिफिशियल ओनर या ट्रस्टी, तो ब्रिटिश लॉ के हिसाब से बेनिफिशियल ओनर की तशरीह भी कर लें। उसमें क्या है कि बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसके 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स होते हैं, या उसका मैनेजमेंट में कोई से होता है, या वो एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को रन कर रहा हो या कर रही हो। तो अगर उनका सिर्फ से है इन मैनेजमेंट तो वो उनके असासे कैसे हो गए? शी इज अ बेनिफिशियल ओनर। खत जो है ये 22 जून 2012 को जनरेट हुआ है। FIA BVI को लिख रहा है मॉन्सैक फोंसेका उनके डायरेक्टर को कि ये बेनिफिशियल ओनर इन कंपनीज की मरियम सफ्तर है। बेनिफिशियल ओनर आप डेफिनेशंस में जाके देखें, BVI के लॉ कोड में बेनिफिशियल ओनर मालिक नहीं होता। दानियाल अजीज और जुबैर साहब की तरफ से ये कहा गया बार बार कि मरियम नवाज जो है इन कंपनीज की बेनिफिशियल ओनर है, उनकी डेफिनेशन पे बहस होती रही। इसी तरह की बहस जो है उमर चीमा साहब के साथ हुई थी मोहम्मद जुबैर साहब की नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और वो क्या बहस थी जरा सुनिए। उनके कितनी प्रॉपर्टी चाहिए नेस्कोल और नीलसन की, बताइएगा जरा। वैसे उमर को भी करेक्ट करवा दें, 4 प्रॉपर्टीज क्या लिखा हुआ है बेनिफिशियल ओनर? तो बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? इंग्लैंड का यूके का लॉ मेरे पास पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ के सुना दे सर। हम पढ़े आप मोहम्मद जुबैर के साथ बेनिफिशियल ओनर कौन आप खतरे में उमर बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? कि जब आपने एक बेनामी कंपनी बनाई हुई है
और आपने अपनी कंजम्पशन के लिए एक बड़ा एक सिगा राज में असल मालिक को छुपा के रखा होता है। आपने गुफ्तगू सुनी, बार बार यह कहा गया कि मरियम नवाज जो है वो बेनिफिशियल ओनर है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर का मतलब कुछ और होता है। लेकिन आज कह रहे हैं बेनिफिशियल ओनर नहीं है, मरियम नवाज साहिबा जो है वो ट्रस्टी हैं। इस पर हम बात करेंगे। MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पोजीशन क्यों चेंज की है? आप लोगों ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशियल ओनर है, आज आप कह रहे हैं नहीं बेनिफिशियल ओनर नहीं है, ये ट्रस्टी है इन कंपनीज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले ये तमाम टॉक शोज जो हैं, जो आप दिखा रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा रहे हैं, ये तमाम वो कागजात वो असली हैं, जाली हैं, वो उनका स्टेटस क्या है जो पनामा पेपर्स में आए, उन पेपर्स के हवाले से उसकी एक्सप्लेनेशन या सवालों के जवाब में आया है। और ये जो बेनिफिशियल ओनर है जो कि जुबैर साहब ने या दानियाल अजीज ने जिसको एक्सप्लेन किया है, वो भी इन दी लाइट ऑफ ट्रस्टी किया है। यानी ये अगर आप बेनिफिशियल ओनर की आप फाइनेंशियल डिक्शनरी निकाल कर देखें तो ट्रस्टी जो एज ए बेनिफिशियल ओनर है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है। लेकिन ये सारी चीजें अब पीछे रह गई हैं और इसमें मैं ये जो आर्गुमेंट दे रहा हूं कि ये पहले क्यों किया गया या आप जो कह रहे हैं कि अब क्यों चेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ हमारा स्टांस। हमारे बयानात प्राइम मिनिस्टर रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, उनका वही बयान है कि मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, कोई मेरे नाम और ऐसी जायदाद नहीं। वो एक, और उस बयान को किसी ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 नवाज शरीफ साहब का एक अलग मैटर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आप लोग मरियम सफदर साहिबा के हवाले से बात कर रहे थे और उनमें आपने ये कहा था कि ये कंपनीज की बेनिफिशियल ओनर हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, या अगर है बेनिफिशियल ओनर तो आप बता दें कि आज भी आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। मैं आपसे वही अर्ज करता हूं, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे, मैं जरा इसको बड़ा मुख्तसर अंदाज में इस केस को आपको समझा देता हूं और जो आपका सवाल है ये भी एड्रेस हो जाएगा। मैंने जैसे आपको कहा कि केस के इस वक्त 2 पार्ट्स हैं। एक वो हिस्सा है जिसमें शरीफ फैमिली ने ओन किया है हसन नवाज साहब ने, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 है कि ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज मेरी हैं, मैं इनका ओनर हूं। मरियम नवाज साहब जो रिस्पोंडेंट नंबर 6 है, उन्होंने कहा मैं ट्रस्टी हूं। हमारा पहले दिन से यही मौकफ है कि एक ट्रस्ट है, उसकी ट्रस्टी मरियम नवाज हैं। उसके अलावा कभी हमने ओनर अपने आप को ना कहा है और ना पोजीशन चेंज की है। अब बात गुजारिश ये है, दूसरा पार्ट इसका ये है कि एक वो इल्जामात हैं जो शरीफ फैमिली पर लगाए जाते रहे। जो क्लेम हमने किया है, यानी जो क्लेम हसन नवाज साहब ने किया है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने खुद देंगे, अपनी ओनरशिप का भी देंगे, मनी ट्रेल भी देंगे, साबित करेंगे कि उनकी ओनरशिप है और मरियम नवाज साहिबा सिर्फ एक ट्रस्टी हैं और उसकी ट्रस्ट डीड जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी। और दूसरी साइड पर वो इल्जाम है जो हम पर लगाए गए शरीफ फैमिली पर कि 90 से आपकी है, 2000 से आपकी है, वो दूसरी साइड ने उनके तमाम सबूत अदालत में जमा करवाने हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ना पोजीशन चेंज की है, ट्रस्ट डीड आप सामने रखेंगे जो कि साइन हुई होगी हुसैन नवाज साहब के दरमियान और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बात अब की है ना। ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई ये अप्रैल की बात नहीं है, ये चंद हफ्ते पुरानी बात है, ये अक्टूबर की बात है, जब आप कह रहे थे कि जी हां मरियम नवाज साहिबा जो है वो बेनिफिशियल ओनर है। आप लोगों ने ये पोजीशन ली थी और मैं आपको ये बता दूं, आप कोई भी डिक्शनरी खोल के देख लें, बेनिफिशियल ओनर और ट्रस्टी 2 मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इनके डिफरेंट मीनिंग है। ये आप ये नहीं कह सकते कि बेनिफिशियल ओनर भी है ट्रस्टी भी है। हाँ, ये हो सकता है ट्रस्टी भी है और साथ साथ बेनिफिशियल ओनर भी है। तो इस चीज में आपने अपना मौकिफ चेंज किया है। देखिए ना, खुद आप यही बात कर रहे हैं। बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन जो जुबैर साहब या जो दानियाल अजीज कह रहे थे, वो इन दी लाइट ऑफ ट्रस्टी कह रहे थे। जो ट्रस्टी होता है वो मालिक नहीं होता, वो ट्रस्टी जो होता है मालिक नहीं होता, लेकिन बेनिफिशियल ओनर मालिक होता है। नहीं। देखिए, ये आपसे मेरी गुजारिश है, मैं अभी आपसे कहूंगा कि आप कोई भी फाइनेंशियल जो डिक्शनरी आपके पास है, वो कोई इसका कोई एक मतलब नहीं, इसके कई मतलब हैं। और ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि पनामा पेपर्स में मीडिया पर आए और उसके दौरान जो एक बहस का आगाज हुआ, उसके दौरान ये तमाम चीजें सामने आई। मगर इस वक्त और लेकिन देखे ना, बड़ी चीज क्या है
क्या हमने मौक़िफ़ बदला है कि हम बेनिफिशियल यानी मालिक मरियम साहिबा ने तो नहीं कहा अपने आप को किसी चीज का, और आज भी नहीं कह रही, पहले भी अपने आप को वो ट्रस्टी अगर आप पहले उनको ओनर कहते थे, अगर पहले आप उनको ओनर कहते थे, आज हमको ट्रस्टी कह रहे हैं, तो फिर आपने अपना मौक़िफ़ बदला है। बहरहाल मुझे ये एक बात बता दें, अगर आप कहते कि ये पेपर में गलती है या वो ट्रस्टी थी, तो जब आपने नवाज शरीफ साहब का नाम निकलवाया आईसीआईजे की वेबसाइट से, खुद दानियाल अजीज साहब कहते हैं मैंने खत लिखा, तो वहां पे इस चीज को करेक्ट क्यों नहीं किया गया? और ये नहीं कि ये आज का मामला है, 7-8 महीने हो गए, ये आप करेक्ट करवा सकते थे, आपने आईसीआईजे में ये तब्दीली नहीं करवाई है वहां पर। देखिए, एक तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, और इस हवाले से सबसे पहले उनके नाम के बारे में वहां खत लिखा गया और उनका नाम निकाला गया और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी आईसीआईजे ने। उसके बाद क्योंकि मरियम साहिबा एक प्राइवेट खातून है, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, तो इस डिटेल में जाने की जरूरत उस वक्त नहीं हुई। मगर अब बहुत सारी स्टोरीज पे मैं आपके सामने जो कि अखबारों में आती रही है। अगर आईसीआईजे उन पर आप कह रहे हैं कि ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं, उनको मालिक कह रही हैं, वो मालिक नहीं है, उनको मालिक कहा जा रहा है इन कंपनीज का, तो यकीनन फिर ये तो इस चीज को तो करेक्ट करवाना चाहिए था। देखिए, एक तो आप अगर आईसीआईजे को पढ़ें तो उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि हमारी तमाम डॉक्यूमेंट या क्लेम ये नहीं कहते कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने की है, किसी ने एसेट छुपाए हैं, किसी ने वो तो मैं कह भी नहीं रहा हूं अभी है। हाँ, वो देखे ना, वो बड़ा क्लियर। अगर वो ये नहीं कहते कि कुछ, और उसके बाद चंद एक डॉक्यूमेंट जिसकी अभी तक तस्दीक होना बाकी है, और इनमें से जो आप बात कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो जब मंगल को आपको पता चलेगा कि कई डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, कई डॉक्यूमेंट हकीकत पर मबनी नहीं है, हम उन्हें कंट्राडिक्ट करेंगे। वहां हमारे जो लॉयर्स हैं वो उनके अगेंस्ट असली डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। तो मेरा ख्याल है अगर आप 2-3 दिन ठहर जाएं तो आपको इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा और बेहतर मिलेगा। दूसरी जो आपकी पोजीशन है कि ये कंपनीज जो है, ये अपार्टमेंट्स शरीफ फैमिली की मिल्कियत है 2006 ऑनवर्ड्स, और इसकी मनी ट्रेल भी आप देंगे कि किस तरीके से 2006 में ये कंपनीज खरीदी गई, अपार्टमेंट्स खरीदे गए। पीटीआई का मौकिफ ये कि नहीं, 90 की दिहाई में भी ये अपार्टमेंट्स और ये कंपनीज आप ही की मिल्कियत थी, शरीफ खानदान की मिल्कियत थी, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। उनमें से एक डॉक्यूमेंट है अल तौफीक केस वाला। वो कह रहे हैं बड़ा सिंपल डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का फैसला है जिसमें कोर्ट ने अटैच की हुई है ये प्रॉपर्टीज, और वो केस 99 का केस है। कोर्ट क्यों प्रॉपर्टी अटैच करेगा, शरीफ खानदान से मुंसलिक करेगा उनको, अगर वो उनके असासे थे ही नहीं? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है अगर आप कोर्ट का डिसीजन पढ़ें, और मैं ये चैलेंज के तौर पर पीटीआई के लोगों को कह रहा हूं क्योंकि आपने उनको कोर्ट किया है, अगर कोर्ट ने अटैच किए हो, अगर कोर्ट ने शरीफ खानदान की जो ओनरशिप पे बात की हो, अगर कोर्ट ने इस जो प्रॉपर्टी है उसका कोई तल्लक उस वक्त अल तौफीक के साथ लिंक किया हो, तो हम गुनाहगार हैं, इसमें तो बहस ही कोई नहीं। एक डॉक्यूमेंट जो कि एक यूके की हाई कोर्ट का, क्वींस कोर्ट का है, अगर वो ये कहता है तो फिर तो पीटीआई को केस लड़ने की जरूरत ही नहीं, हम तो पहले दिन ही हार जाएंगे। एक आखिरी सवाल तलाल साहब, मैं आप ये कह रहे हैं कि अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है कि 90s में भी ये असासे जो है शरीफ फैमिली के थे, तो फिर तमाम इल्जाम दुरुस्त हो जाएंगे कि करप्शन हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, ये तमाम चीजें स्टैब्लिश हो जाएंगी शरीफ फैमिली पे, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये 90s से आपके पास है ये असासे। देखिए, इससे भी मैं सिंपल कर देता हूं। एक है 4 एफिडेविट्स और स्टेटमेंट्स, 6 स्टेटमेंट्स जो कि शरीफ फैमिली की हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनके 3 बच्चों की, कैप्टन सफदर साहब और उसके बाद इसाक डार साहब। इन स्टेटमेंट्स में से अगर कहीं भी हम गलत साबित होते हैं तो भाई यकीनन हम गलत हो गए, और अगर ये स्टेटमेंट्स कोई गलत नहीं साबित कर सकता और हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक होती है तो फिर इल्जाम लगाने वाले झूठे हो जाएंगे। और मैं आपको वक्त से पहले कह रहा हूं, ये मेरी बात आप पहले भी कई दफा रिकॉर्ड पे रखती, मैं बड़ा अदना सा सियासी कारकुन हूं, एक और बात रिकॉर्ड पर रखें, ये शर्मिंदा होंगे, ये केस अल्लाह की मेहरबानी से जो मैंने डॉक्यूमेंट और एविडेंस देखी हैं, ये शरीफ फैमिली के हक में होगा, और ये प्रोपेगेंडा भी इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तलाल साहब, हमें ज्वाइन करने के साहब ने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यंग डॉक्टर्स की स्ट्राइक के हवाले से, जिसकी वजह से 2 जानें 2 दिन में जा चुकी हैं। बात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जो कि अब माल रोड पर जारी है, उनका धरना जारी है पिछले 3 दिन से। इमरजेंसी बंद पड़ी है जिसकी वजह से कल एक बुजुर्ग की जो है जान चली गई, आज एक बच्ची की जान चली गई। इस पर जरा ये पैकेज देखिए, इसके बाद हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जो मुशीर सेहत है ख्वाजा सलमान रफीक साहब, उनसे बात होगी। नन्ही जान तकलीफ से कराहती रही, लेकिन बेहिस डॉक्टर्स के कान पर जूं तक न रेंगी। कम सिन सना को झुलसने के बाद मियां अस्पताल लाया गया, जहां इंतजामिया ने वार्ड में तो दाखिल कर लिया, लेकिन किसी मसीहा ने इलाज करना गवारा न किया और जख्म बिगड़ते बिगड़ते कैंसर बन गया। इन लोगों ने इलाज ही नहीं किया। ये लोग यंग डॉक्टर रोडों पे बैठे हुए हैं। हम जब कहते हैं हमारी बच्ची का इलाज करो, वो कहते हैं रोड पे ले जाओ, मार रोड पे इलाज होगा बच्ची का। बच्ची की मौत की खबर अहले खाना पर क़यामत बनकर टूटी, लेकिन मोहम्मद एजेंसी के इस खानदान के पास आंसू बहाने के सिवा कोई चारा न था। ना तो मेडिसिन टाइम पे मिलती थी। जब बच्ची फोत होगी तो तब कह रहे थे हमने बहुत कोशिश की, नहीं तो डॉक्टर कोई नहीं था यहाँ पे। डॉक्टर्स की जानिब से सना की मौत का जिम्मेदार लवाहिकीन को ही ठहराया जा रहा है। वो जिस इमरजेंसी से आप लोग दिखा रहे हैं वो बच्चा इमरजेंसी है ही नहीं है, वो बड़ों की इमरजेंसी है। मियां अस्पताल में गुज़श्ता रोज भी इमरजेंसी में इलाज न होने पर बुजुर्ग शहरी मोहम्मद सादिक जाँ बहक हो गया था। 2 साल की सना जिसकी आज जान गई क्योंकि डॉक्टर्स वहां पे मौजूद नहीं थे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तजम्मुल भट्ट हैं, YDA को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा सलमान रफीक साहब, मुशीर सेहत पंजाब, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर तजम्मुल भट्ट साहब, वैसे तो डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है, आपको मैं क्या कहूँ, मुजरिम या कातिल? जी थैंक यू, आपने एक नया लक़ब दे दिया हमें। पहले मैं थोड़ी सी ये आपने कभी क्लिप सुना मैंने, इसके बारे में जो कुछ हुआ है, जो पैकेज मैंने दिखाया है, तो वो डिजर्व करते हैं आप मेरे ख्याल से ये लक़ब इसके बाद। जी मेरी आप बात सुनेंगे तो मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा। उससे पहले आप मुजरिम करार देना चाहें तो मुझे प्लीज़ दे दीजिएगा। 1 साल की बच्ची थी जो कि पीड्स एमरजेंसी में 50% बर्न के साथ थी और वेट गैंग्रीन के साथ हमारे पास प्रेजेंट की थी। और पूरी दुनिया के अंदर 50% बच्चे के साथ उसको बचाना उसको मुश्किल होता है। और हमारे सीनियर डॉक्टर्स हमारे मौजूद थे वहाँ पे, उसका इलाज कर रहे थे और मेडिसिन उसको मिल रही थी। जो आपने बात की कि जो 90 साल के बुजुर्ग जो हुए, उस वक्त हमारी एमरजेंसी चल रही थी, यंग डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, सीनियर डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे और वो एक हार्ट अटैक के साथ मरीज़ जो है वो प्रेजेंट किया था और वो सीवियर हार्ट अटैक था उसको, जिसकी वजह से उसका इलाज भी हो रहा था और इलाज के बावजूद उसको जो है वो उसको बुजुर्ग को हम नहीं बचा सके। डॉक्टर तजम्मुल, एक तो ये कि आपको मैंने पैकेज सुनवाया, उसमें जो लड़की के साथ वहां पे रिश्तेदार थे वो कह रहे हैं कोई मेडिसिन में नहीं मिली, कोई डॉक्टर वहां पे नहीं था। और अगर आप हॉस्पिटल में होते और कोई इस बीमारी के साथ आता है तो आप ये कहते हैं कि आपका तो वैसे ही चांस बचने का 50% है, तो आप यहाँ से चले जाएं, ये आप कहते हैं उनको अगर आप हॉस्पिटल में होते जो आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। ये हमारी मेडिकल प्रोफेशन का हिस्सा है कि हमने पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है और उसको प्रॉपर उसके बताना होता है कि उसका काउंसलिंग नहीं हुई होगा, जो भी आपको करना था सर वो नहीं हुआ, आप वहाँ पे नहीं थे, वो नहीं हुआ, बच्ची की जान चली गई वहाँ पर, किसी ने ट्रीट नहीं किया। बात ये नहीं है, बचाने वाला तो अल्लाह होता है, लेकिन कम से कम वहाँ पे होते तो ट्रीट तो किया जाता ना उसको। सर सीनियर डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे, बच्ची का इलाज चल रहा था और उनको पहले भी बताया गया था बच्ची का रिश्तेदार झूठ बोल रहा है, फिर इसका बचना मुश्किल है। बच्ची का रिश्तेदार जिसकी बच्ची जान से चली गई वो झूठ कहेगा, वो झूठ कह रहा है कि डॉक्टर्स वहां पे नहीं थे। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप उसकी सीसीटीवी फुटेज मंगवा लें, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे, उसकी फाइल इनके पास मौजूद है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसका सारा रिकॉर्ड देखा है, आप उनसे भी इसका मौक़िफ़ ले लें, MSMU हॉस्पिटल से भी आप मौक़िफ़ ले सकते हैं इस चीज़ का। तजम्मुल भट्ट साहब, आपका काम है लोगों को इलाज करना, अगर आपका हुकूमत से कोई मसला है इसका मतलब ये नहीं कि आप इमरजेंसी बंद कर दें, जो पेशेंट वहां पर आए उनको आप ट्रीट ना करें। ये धरना नहीं है, ये एहतजाज नहीं है, ये आप हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात नहीं पूरे किए तो लोग मरते रहेंगे लेकिन हम इलाज नहीं करेंगे। इस बंदे की वजह से कल इमरजेंसी बंद हुई। ये बंदा डॉक्टर तारिक इजाज पिस्तौल लेकर डॉक्टरों को हरासा करता रहा और इस बंदे ने जो है वो इसकी वजह से डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ी। आज हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके इमरजेंसी सीनियर्स की वजह से हमने आज इमरजेंसी खोली है, लेकिन हम पिछले 15 रोज से एहतजाज कर रहे हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, कोई बंदा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास तो आपने सोचा अगर कोई आपके ऑपरेशन अगर आप आउटडोर बंद करते हैं, कोई आपकी सुनता नहीं है, तो फिर आपने सोचा कि चलो कुछ बाहर एहतजाज करते हैं, ऐसा एहतजाज करते हैं कि नुकसान हो, जानी नुकसान हो, तो फिर हमारी बात सुनी जाए। मुझे जरा सलमान रफीक साहब से बात करने दें। सलमान साहब बताएं कि क्या करने जा रही है हुकूमत, किस तरीके से
किस तरीके से इस एहतजाज को खत्म करवाया जाएगा और जो जान गई है 2 लोगों की, उनका जिम्मेदार कौन है इस वक्त? मैं ये कहना चाहूंगा कि हुकूमत के इनसे किस चीज के मुज़ाकरात करने हैं कि अगर चंद डॉक्टर्स पूरी कम्युनिटी को अपनी को बदनाम भी करते हैं, नर्सिंग कम्युनिटी को भी बदनाम करते हैं और अस्पतालों को बंद जब करते हैं तो ज़ाहिर है मरीजों का उसका नुकसान होता है। क्या ओपीडीज को बंद नहीं किया गया? क्या इमरजेंसी को बंद करने की कोशिश नहीं की गई? क्या ऑपरेशन थिएटर्स के तालों में एल्फी नहीं डाली गई? क्या इंडोर्स को बंद नहीं किया गया? तो यहाँ पे ये कहना है कि हमें मरीजों का बहुत ख्याल है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जान जो जाती है उसका मुदावा तो किया नहीं जा सकता। तीसरी बात यह कि हम इन डॉक्टर्स को इसलिए मना करते हैं कि ज़ाहिर इमरजेंसी में जो लोग आते हैं बाज़ का अल्लाह ताला उनको सबको जिंदगी दे, जिंदगियां चली भी जाती हैं, लेकिन जब डॉक्टर्स अस्पतालों में नहीं जाएंगे, रुकावटें डालेंगे तो इस किस्म की बातें होंगी। सलमान साहब ये नहीं कर रहे वो ठीक है, लेकिन अब हुकूमत की तो जिम्मेदारी बनती है ना कि इस इशू को रिजॉल्व करे, क्योंकि अगर जान जा रही है तो जाहिर सी बात है नुकसान मुकम्मल तौर पे करती है। हमारी ओपीडी भी चल रही है, 4,500 पेशेंट्स को हमने आज ट्रीट किया है, इमरजेंसी चल रही है। जहाँ तक इन डॉक्टर्स का ताल्लुक है, जिन लोगों को मुअत्तल किया गया था उनको हमने बिल्कुल कहा था कि आप अपील करें, उनको अपील का राइट है, आज भी अपील करें, कल करें, उसके बाद मैरिज में उसका फैसला किया जाएगा। जो डॉक्टर्स इस वक्त धरने पे उनके साथ क्या होगा? फिर उनका धरना जारी रहेगा? करेंगे, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मेरी समझ से बाहर है कि धरना वहां देने का या प्रोटेस्ट करने का क्या जवाब है? जब एक डॉक्टर का राइट है, एक नर्स का राइट है, और जब अटेंडेंट किसी डॉक्टर नर्स के साथ ज़बरदस्ती करता है तो सारे गवर्नमेंट डॉक्टर का साथ देती है, पर्चा करती है, गिरफ्तार करती है। हुकूमत कौन सा मुतालबा नहीं मानेगी इनका? डॉक्टर्स का कौन सा ऐसा मुतालबा है जो हुकूमत नहीं मानेगी? जी बताइएगा, कौन सा ऐसा मुतालबा है जो हुकूमत नहीं मान रही इस वक्त इनका? देखिए, इनका कोई भी मुतालबा नहीं है। जहाँ तक मुतालबात का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने सारे मुतालबात इनके हल किए हैं, इनको प्रमोशन दी है। 3.5 अरब का इस साल हमने पैकेज दिया है। अभी 900 पीजी ट्रेनिंग को भी पे किया है। पिछले साल 13 पीजी ट्रेनिंग को 1300 को भी पे किया था। तो हमारा वायदे के साथ 1% जायद लोग नहीं है। जी तजम्मुल साहब, पंजाब तजम्मुल साहब आप बता दें जरा आपकी डिमांड क्या है? मेरे ख्याल से एक सेकंड सलमान साहब रिक्वेस्ट करते रहे साहब, आप बड़े हैं, सलमान साहब एक सेकंड, हेल्थ के मशीर हैं, सलमान साहब एक सेकंड, हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि आप आगे हमारी बात सुन लें या हमें आप अपने पास बुला लें, लेकिन आपने बिल्कुल सलमान साहब एक सेकंड, सलमान साहब एक सेकंड, हुकूमत इस पे ना कतल कंप्रोमाइज। सलमान साहब एक सेकंड, एफआईआर भी तजम्मुल साहब आपकी डिमांड्स क्या क्या है? मेरे ख्याल से जो खुद आपने डिमांड कर रही है ना वो ये है कि हमें मेडिकल स्टडीज के साथ साथ इखलाकी तरबियत भी हमारी होनी चाहिए, है तजम्मुल साहब? मेरे ख्याल से डॉक्टर्स को इखलाकी तरबियत की भी जरूरत है साथ साथ में। सर अब आप मेरी बात सुन लें। हाय साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हाय साहब से पहले भी बात करते रहे, हम हाय साहब के साथ मुज़ाकरात भी होते रहे। हाय साहब को हम यही कहते रहे कि आगे हमारी बात सुन लें या हमें अपने पास बुला लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नाराज़ बैठे हुए हैं। क्या वजह है? हमारा सिर्फ एक मुतालबा है हाय साहब कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दे दें। आज LGH का वाकया हुआ है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इमरजेंसी बंद रही सिक्योरिटी की वजह ना होने की वजह से। मुख्तलिफ ऐसे वाकयात हैं, जिना हॉस्पिटल में फायरिंग होती है। हमारा तो मुतालबा ही सिर्फ सिक्योरिटी का है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम सुकून से काम कर सकें। अच्छा लास्ट कमेंट जी, ख्वाजा साहब को जवाब देने दें। सिक्योरिटी इनका मुतालबा है ख्वाजा साहब। हमारे गिरफ्तारी भी तो मैंने ही करवाई है, मैं ही तो फॉलो कर रहा था सारे केस को। लॉर्गोल DIG इन्वेस्टिगेशन को मैं ही तो फॉलो कर रहा था। मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उनके घर में जनाजा पड़ा था। हाजा साहब लड़कियों के दुपट्टे छीने जा रहे हैं। पिंडी में 7-8 भी तो मैंने ही लगवाई। तो जहाँ डॉक्टर के साथ ज्यादती होती है हम डॉक्टर के साथ खड़े होते हैं। आज जो LGH का वाकया है वो तो इंटरनल झगड़ा है। हाजा साहब आप हमारे पास आ जाइए, आप बड़े हैं, साहब आपको बहुत शुक्रिया। और तजम्मुल साहब आपका भी प्रिया, इस मसले को हल होने की जरूरत है। 2 दिन में 2 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हुकूमत कह रही है कि जो डॉक्टर्स इस वक्त धरना दिए हुए हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।